गंदम की मिसाल लेते हैं कि एक नॉर्मल फार्मर 50 किलो सीड डालता है, लेकिन हमारे तरीक़ेकार में 5 किलो से 8 किलो सीड इस्तेमाल होता है पर एकड़। अगर हम 10-12 सीड एक जगह गिरा देते हैं, वो सीड का कंपटीशन रहता है, तो एक 2-2 टिलर निकलते हैं। लेकिन अगर एक सीड को 5 इंच पे, 8 इंच पे या 2 इंच पे या 4 इंच पे प्रॉपर रखें तो उसको प्रॉपर जगह मिलती है, उसके हिस्से में वो जगह आती है, वहाँ से वो ज़मीन से न्यूट्रिशन लेता है और उसको हेल्दी ग्रो होता है। हम सिर्फ सीड डालेंगे, इसके अंदर कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, कोई खाद नहीं डालेंगे, कोई केमिकल की स्प्रे नहीं करेंगे और कोई वीडिसाइड नहीं करेंगे और सारा नेचुरल होगा। टर्म यूज़ करते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्चुअली परमानेंट रेज बेड पे क्रॉप को उगाया जाता है, मुख्तलिफ क्रॉप को विद रोटेशन, एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप को परमानेंट रेज बेड पे हम लगाएंगे। एक्चुअली जो मसाइल हैं ना, वो है हमारी सॉइल जो है वो डिग्रेड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बार बार प्लॉइंग से, मशीनरी के इस्तेमाल से उसके माइक्रो ऑर्गेनिज़म और उसका जो अपना एक सिस्टम होता है जो न्यूट्रिएंट को अवेलेबल फार्म में करने का, वो तकरीबन हमने ख़त्म कर दिया है। वजह यह है कि हम बार बार इसमें मशीनरी यूज़ करते हैं और फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो सर, ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर अब ज़मीन को नेचुरल हालत में, कुदरती इकोसिस्टम के हिसाब से हम इसको करने जा रहे हैं। होता यह है कि इसमें हम एक दफ़ा परमानेंट रेज बेड बना देंगे, एक दफ़ा डिप्लॉइंग करके रेज बेड बना देंगे, उसके ऊपर क्रॉप रोटेशन करते जाएंगे और ये एक जो इरिगेशन इसमें सेव होती है, क्योंकि इसमें फरों में पानी जाएगा और सारे का सारा पानी बेड के नीचे स्टोर हो जाएगा। तो सर, इसमें होता यह है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम मल्च कर देते हैं ऊपर से। इसको जो सन रेज़ हैं, जो हार्मफुल सन रेज़ हैं, वो भी ज़मीन को डिस्ट्रॉय नहीं करते। तो नीचे एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है जिसमें फाना, जो माइक्रो फाना या माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो डेवलप होते हैं, जो ज़मीन के अंदर मौजूद सस्टेनेबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं। तो आस्ता आस्ता हमें किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप देखें ग्रीन हाउस गैस एमिशन की 40% हमारा एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी जितनी ज़्यादा हम ज़मीन को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी जो कार्बन है, सिक्वेस्ट्रेशन वो हो रही है, कार्बन ऊपर हमारे माहौल में जमा हो रही है। तो उसके लिए सर ये बहुत ही एक मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी स्टेप था और हम इंशाल्लाह ये अभी करने जा रहे हैं। इधर भी करेंगे और ऑल ओवर पाकिस्तान इसके अब पायलटिंग प्रोजेक्ट लगाएंगे, तो इसको फिर डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे और हम इनकरेज करेंगे और इसको गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट हासिल है। गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि हमारा, अब देखिए ना, हमारी पैदावार स्टैगनेंट हो गई है। 30 किलो 30 मन फ़ी एकड़, 40 मन फ़ी एकड़, इससे ज़्यादा नहीं हम जा रहे। कोई ना कोई वजह है और खादें हम इतनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, स्प्रे इतनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन कास्ट हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फार्मर का मार्जिन सबसे कम हो गया। तो हम उन चीज़ों को नेचुरल इकोसिस्टम की तरफ आप लेके जा रहे हैं कि प्रोडक्शन कास्ट कम से कम हो जाए और जो पैदावार है वो हमारी स्टैगनेंट पैदावार है उससे ज़्यादा हो जाए। गंदम की मिसाल लेते हैं कि एक नॉर्मल फार्मर 50 किलो सीड डालता है, लेकिन हमारे तरीक़ेकार में 5 किलो से 8 किलो सीड इस्तेमाल होता है पर एकड़। अगर हम सीड की ही बात कर लें, एकड़ में 4,4500 का सीड की बोरी मिलती है मार्केट से। अगर हम उसको 50 किलो की बोरी को 1 एकड़ में यूज़ करते हैं, अगर हम 8 किलो या 5 किलो यूज़ करें तो वो आपको पता है 5, 6, 7 एकड़ में इस्तेमाल हो सकती है। तो मेरे ख़्याल में 70 to 80% सीड सेविंग है और इसमें हम रिकमेंड करते हैं कि 2 या 3 इरीगेशन से ज़्यादा आपने इरीगेशन नहीं देनी और इरीगेशन का टाइम भी बहुत कम हो जाता है। जब हम फरो और उसमें बेड सिस्टम में पानी की कन्वेंस लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं और पानी एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच जाता है। फ़र्ज़ करें कि पानी वैसे फ्लड इरीगेशन में 1 घंटा लगता है, तो ये 20 मिनट लगेंगे। तो सर, पानी की भी 70 to 80% सेविंग है और सीड की भी 70 to 80% सेविंग है। इसमें प्रिसीजन फार्मिंग का जो है ना, ये बहुत ज़रूरी हो गया है।
कि यहाँ पे सीड चाहिए वहाँ पे ही गिरना चाहिए, ना कि हम सीड को या फर्टिलाइज़र को ऐसे ही गिराते जाएं, वो उसका फ़ायदा नहीं होता। तो सर इस तरह प्रिसीजन का बेनिफिट ये होता है कि अगर एक सीड प्रॉपर वक्फे पे गिरे तो सीड को डेवलप होने के लिए प्रॉपर जगह मिलती है, वो एक उसको जगह नॉमिनेट हो जाती है जिससे वो न्यूट्रिशन लेता है। अगर हम 10-12 सीड एक जगह गिरा देते हैं, वो सीड का कंपटीशन रहता है, तो एक एक दो टिलर निकलते हैं। लेकिन अगर एक सीड को 5 इंच पे, 8 इंच पे या 2 इंच पे या 4 इंच पे प्रॉपर रखें तो उसको प्रॉपर जगह मिलती है, उसके हिस्से में वो जगह आती है, वहाँ से वो ज़मीन से न्यूट्रिशन लेता है और उसको हेल्दी ग्रो होता है और उसकी टिलर्स ज़्यादा होते हैं, उसकी पैदावार ज़्यादा होती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले ये प्लांटर यहाँ पे बनाया था हमारे अदारे में, तो उस वक्त भी इसके अडॉप्शन अभी भी ये बन रहे हैं, तो फिर हमने लोकल मैन्युफैक्चरर को दे दिए कि ये बनाया जाए, तो अभी लोग उसको ले रहे हैं। तो परमानेंट रेयर बेड के लिए स्पेशली हमने एक वेंडर से बनवाया है ये। इसमें न्यूमेटिक सिस्टम लगा हुआ है जो एक एक सीड को एक सीड पिक करता है और एक सीड नीचे फेंकता है, यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन या डुप्लीकेशन नहीं होती सीड की। तो इसमें हवा की ज़ोर से हम वैक्यूम डेवलप होता है, उसके साथ एक एक सीड गिराया जाता है। तो बेसिकली हमने ये वहाँ से डेवलप किया है लोकल मैन्युफैक्चरर से। इसी रबी सीज़न में हम इसके ट्रायल फाइनल करके फार्मर के लिए अवेलेबल होगा ये मशीनें, बल्कि सरकारी सतह पे भी हमें पुश किया जा रहा है कि इसकी कॉपी करवाएं, अच्छा डिज़ाइन फ़ाइनल करें ताकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मशीनें बनवा के हम फार्मर को दे सकें, क्योंकि वो भी इनके ट्रायल करें। किसान के लिए ये इसकी कास्ट 3 लाख तकरीबन 3 लाख रुपया होगी। वैसे एक नॉर्मल ड्रिल लें तो वो भी 1.5 लाख, क्योंकि आजकल मटीरियल काफ़ी महंगा हो गया, एकदम से डॉलर रेट भी बढ़ गया है, उसी वजह से जो हमारा स्टील है वो उसके रेट भी काफ़ी बढ़ गए। तो 3 लाख है, तो टैक्स वगैरह डाल के कुछ 3,20,000 तक 25,000 तक हो जाएगा। क्योंकि ये प्लांटर है तो इसमें कुछ लिमिटेशन होती हैं कि हम फ़र्ज़ करें रो टू रो डिस्टेंस यहाँ पे इस प्लांटर में 9 इंच फिक्स किया हुआ है, तो उसके अलावा हमने 3-4 एक्सपेरिमेंट करने हैं 3 इंच पे, 5 इंच पे और 7 इंच पे, यानी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हम वेरी करेंगे, लेकिन रो टू रो डिस्टेंस 9 इंच रहेगा। तो इसके बाद सर हम देखेंगे किस पे पैदावार ज़्यादा आती है, टिलर ज़्यादा बनते हैं, यानी एक दाने से सिट्टे किस पे ज़्यादा आते हैं, 7 इंच वाले पे, 5 इंच वाले पे या 3 इंच वाले पे। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये रिसर्च एबल इश्यूज़ हैं और ये इसको इंशाल्लाह हम 1-2 सीज़न में इसको भी कर लेंगे सर इसमें पहले 1-2 साल में हो सकता है हमें ना इतना ज़्यादा फ़ायदा नज़र ना आए, लेकिन हमें इसको सस्टेन करना होगा 3-4-5 सालों में। और जब इसका डेवलप हो जाएगा सिस्टम, ज़मीन का अपना सिस्टम डेवलप हो जाता है, ऐसे ही है जैसे हम ब्लड प्रेशर की दवाई खाते रहते हैं, जब ना खाएं तो एकदम से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसी तरह अगर हम कोई एक्सरसाइज करें या कुदरती तरीक़ा कार इख्तियार करें तो हो सकता है थोड़ी दिनों के लिए मसला हो, लेकिन आस्ता आस्ता फिर हमें उस पर हम विदाउट मेडिसन हम चलते हैं और वही सस्टेनेबल तरीका होता है। तो सर यही हम कह रहे हैं कि इसको हम 1-2 साल में इस फार्म पे आ जाएगी, ज़मीन का जो अंदर वाला नेचुरल उसका सिस्टम है वो डेवलप हो जाएगा, तो फिर हमें इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तकरीबन 70-80% हम रिड्यूस कर देंगे। सवाए सीड के, हम सिर्फ सीड डालेंगे इसके अंदर, कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, कोई खाद नहीं डालेंगे, कोई केमिकल की स्प्रे नहीं करेंगे और कोई वीडिसाइड नहीं करेंगे, और सारा नेचुरल होगा सर।